ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ऑलराइट, थैंक यू। ऑलराइट क्लास, आज हमने बेसिकली पॉइंटर्स के टॉपिक पे कंटिन्यू करना है और आज हमारा फोकस होगा डायनामिक ऑब्जेक्ट्स पे। ये क्या होते हैं इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हमने जो अरेज की बात की थी, अरेज में क्या आपको प्रॉब्लम नज़र आती है? ठीक है, अभी तक जो हमने अरेज क्रिएट किए हैं, यानी इंट स्टूडेंट मार्क्स 50 स्टूडेंट्स का हमने अरे बना दिया। ठीक है, इसमें क्या मसला है? और एक बात याद रखें कि अरे, मैंने ये बात पहले नहीं मेंशन की थी, आज कर रहा हूँ कि जब आप अरे क्रिएट करते हैं तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है एक नंबर दे के कि उस अरे का साइज क्या है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि एक वेरिएबल क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल इंट साइज, फिर सी इन करके यूजर से वैल्यू लें और उसके बाद अरे में जो है वो वेरिएबल पास करके आप उसका साइज स्पेसिफाई कर दें। ऐसे नहीं होता। आप जब आपने अरे डिक्लेयर करना है तो आप उसमें एक वेरिएबल पास करके नहीं कह सकते कि इस अरे का साइज क्या है। आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू, एग्जैक्ट नंबर लिखना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि जब आपने अरे क्रिएट करना है तो प्रोग्राम के अंदर ही आपको अपने कोड के अंदर ही स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इस अरे का साइज क्या होगा। आप रन टाइम पे जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं तब यूजर से वैल्यू लेके उस अरे का साइज डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसकी आपको इजाजत नहीं होती। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अरे डिक्लेयर करना लाजमी है, इस तरीके से करने की आपको इजाजत नहीं है। तो अब मेरा सवाल है कि इस अप्रोच में मसला क्या नजर आता है आपको? हाँ जी, एनी आइडियाज? चले यार, चाय पी के जाग खोलें अपनी। क्या मसला है इस तरीके से अरे बनाने में? ऑलराइट, तो प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले, यानी जब आप कोड लिख रहे होते हैं तब ही आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अरे का साइज क्या होगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि लेट सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखना है स्टूडेंट ग्रेडिंग के लिए और मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि मार्क्स का अरे जो है वो 50 साइज का होगा, क्योंकि मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट 50 से ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे फिर प्रोग्राम को दोबारा रीराइट करना पड़ेगा, दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इसमें अरे का साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो एक दफा आपने प्रोग्राम लिख दी है, अब आइडियली इट शुड वर्क इन एनी सिचुएशन। अब अगर सिचुएशन में थोड़ी सी रद्दोबदल हुई है तो आपको पूरे का पूरा कोड चेंज करना पड़ जाए, वो इतना एफिशिएंट नहीं है। और दूसरा मसला ये है कि अगर 50 से कम स्टूडेंट्स हैं और अरे आपने 50 का डिक्लेयर किया हुआ है तो फिर बाकी के जितने भी सेल्स हैं वो सारे ज़ाया जाएंगे। ठीक है, यानी वो इस्तेमाल नहीं होंगे, वो पड़े होंगे पर इस्तेमाल नहीं हो रहे। ठीक है, 50 के केस में तो आपको शायद इतनी प्रॉब्लम नजर ना आए, पर आप अज्यूम सपोज करें कि आपका एक 2 डायमेंशनल अरे है। ठीक है, और लेट सपोज 2 डायमेंशनल अरे से आप एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इमेज में कितनी पिक्सल होती हैं? लेट सपोज 1024 बाय 600, आप 640 आपकी पिक्सल्स हैं लेट सपोज, यानी 640 रोज हैं, 1024 कॉलम्स हैं। तो इस किस्म के अरे में बहुत ज़्यादा सेल्स होंगे। और अगर इमेज का साइज छोटा है और अरे आप इतना बड़ा ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेल जो है, बाकी के जितने भी सेल्स हैं वो सारे ज़ाया जाएंगे। तो जितना बड़ा नंबर होगा, अरे साइज होगा, उतनी ज़्यादा आपका वेस्टेज का जो है वो ज़्यादा पेनफुल होगी, क्योंकि आपकी रैम इस्तेमाल हो रही है बिला वजह। आपको सेल चाहिए नहीं था पर आपने डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये मसला है अरे में, अगर आप इस तरीके से अरे डिक्लेयर करते हैं। और आज हम फिर देखेंगे कि किस तरीके से आप प्रोग्राम रन करते हुए डिसाइड करें कि अरे का क्या साइज होना चाहिए, वो हमने आज देखना है। एनी क्वेश्चंस क्लास? नो ऑलराइट, सर। और दूसरी बात है,
टू डायमेंशनल अरे का अगर एग्जांपल लें तो लेट्स सपोज 50 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट में 10 रोज है, 10 कॉलम्स हैं, या 10 मार्क्स, 10 क्विजेज है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे वही जो मैं पहले बात कर रहा था कि इस केस में फिर आपकी वेस्टेज ज़्यादा होगी। और इनवर्ट सेंस वेस्टेज यहाँ पे हो रही है कि लेट्स सपोज 50 स्टूडेंट हैं, पर हर स्टूडेंट जो है वो 10 क्विजेज तो नहीं अटेम्प्ट करेगा ना। काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इससे कम क्विजेज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी इट इज़ पॉसिबल कि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10 के 10 क्विजेज अटेम्प्ट किए, कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई भी क्विज अटेम्प्ट नहीं किया, और कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक दो क्विजेज अटेम्प्ट किए। तो इस किस्म का जब आप टू डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करते हैं, यानी प्रोग्राम लिखते वक्त आपने स्पेसिफाई कर दिया कि 50 रोज होंगी और हर रो के अंदर 10 कॉलम होंगी। तो अब मसला क्या होता है कि इस तरीके से जब आप अरे डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हर रो में वही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। यानी पहली रो है उसमें भी 10 कॉलम्स होंगे, दूसरी रो है उसमें भी 10 कॉलम्स होंगे, तीसरी रो है उसमें भी 10 कॉलम होंगे। आप ये नहीं कर सकते कि किसी रो में आप कह दें कि यार इस रो में सिर्फ मुझे 5 कॉलम्स ही चाहिए, इस रो में मुझे 8 कॉलम्स चाहिए। ये वेरिएबल नंबर, एक एक टू डायमेंशनल अरे में आपके वेरिएबल नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं हो सकते। हर रो के उतने ही कॉलम्स होंगे। आप ये नहीं कर सकते कि पहली रो में आप कह दें कि सिर्फ 5 कॉलम होंगे, दूसरी रो में सिर्फ 3 कॉलम होंगे, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें भी प्रॉब्लम वही है कि आपकी स्पेस वेस्ट होती है। ठीक है, आप डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, और फिर जितनी भी रोज हैं उनके वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ही होंगे। चाहे आपको एक कॉलम ही चाहिए था, असाइन जो है आप उसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ही करेंगे। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है। आइडियली यू वुड वांट कि आपके जितने भी रोज हैं हर रो पे आप डिसाइड करें कि मुझे कितने कॉलम चाहिए और सिर्फ उतने कॉलम ही उस रो को असाइन करें। ठीक है, पर इस अप्रोच में वो पॉसिबल नहीं है। हमने अभी तक जो अरे के तरीका किया था उसमें ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन दो किस्म की होती हैं। एक होती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक में हमने जो देखा था कि आपने अरे डिक्लेयर किए हैं, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, यानी इंट एक्स इक्वल टू 5 की है, तो वो सारे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। यानी प्रोग्राम रन होने से पहले ही कंपाइलर ने डिसाइड कर लिया कि कितनी जगह एलोकेट करनी है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। एज अपोज टू दैट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है कि आपने प्रोग्राम जब रन कर रहे हैं उस वक्त आपका प्रोग्राम डिसाइड करेगा कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए और वो एलोकेट करेगा। फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम रन होते हुए आपने यूजर से पूछे कि फॉर एग्जांपल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, और यूजर ने कहे 10 स्टूडेंट हैं, तो आप उसी वक्त 10 स्टूडेंट्स के लिए एक 10 साइज का अरे डिक्लेयर कर देंगे। दोबारा प्रोग्राम, आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, अब आप दोबारा पूछते हैं कि अब कितने स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल कोई और क्लास थी, तो अब यूजर जो है वो कहते हैं कि इस क्लास में मेरे 50 स्टूडेंट हैं। तो आप रन टाइम पे डिसाइड करेंगे, आप रन टाइम पे बेसिकली अरे डिक्लेयर करेंगे और उसका जो साइज होगा वो 50 का बनाएंगे। तो ये स्टैटिक और डायनामिक में फर्क होता है। स्टैटिक में शुरू में डिसाइड हो जाता है, फिक्स्ड होते हैं कि क्या साइजेस होंगे, कितनी मेमोरी एलोकेशन होगी। डायनामिक में प्रोग्राम रन करते हुए डिसाइड करते हैं कि मुझे कितनी जगह चाहिए, और वो जगह ज़्यादा भी कर सकते हैं और जगह एलोकेट करके उसे कम ख़त्म भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अब मुझे जगह नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए, तो मैं इसे डी एलोकेट कर दूँ, ख़त्म कर दूँ, इसकी जगह कोई और आ जाए। ठीक है, तो ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है जिस पे आज हमने बात करनी है। ठीक है, तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? अभी जो मैंने बात की कि इंट एक्स इक्वल टू 5 हमने की है, तो प्रोग्राम में कंपाइल होते वक्त ही डिसाइड हो जाता है कि कितनी जगह एलोकेट करनी है, और ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी आपने इंट एक्स इक्वल टू 5 किए, तो आपको अब अलग से बताना नहीं पड़ता कि एक्स के लिए एक जगह एलोकेट कर दो, वो अंडरस्टूड है। आपका जो प्रोग्राम है इस लाइन से उसे पता लग जाएगा कंपाइलर को कि मैंने रैम के अंदर एक जगह एलोकेट करनी है जिसका साइज इतना होना चाहिए कि उसके अंदर एक पूरे का पूरा इंटीजर फिट आ जाए, और उसका नाम हमने एक्स रखना है और उसमें वैल्यू हमने 5 कॉपी करनी है।
ये सारा ऑटोमेटिकली कंपाइलर कर देगा, आपको फिर अलग से कुछ नहीं करना पड़ना। और दूसरी बात क्या है कि जब आपका स्कोप खत्म हो जाएगा, स्कोप खत्म होने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपका इंट मेन था, ठीक है, और मेन के अंदर लेट्स सपोज हमने बात की थी कि अगर आप कोई लूप लिखते हैं या इफ एल्स करते हैं और उसकी बॉडी में जाके आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो अब क्या होगा कि जब तक लूप रहेगा तब तक ये वेरिएबल रहेगा। जैसे ही आपका लूप खत्म होता है, आप लूप से बाहर आ जाते हैं, तो कंपाइलर डिसाइड कर लेगा कि अब जो है इस वाले इन टेक्स्ट का स्कोप खत्म हो गया, तो उसे रैम के अंदर से बाहर निकाल दो। ठीक है, तो जैसे ही किसी वेरिएबल का स्कोप खत्म होता है, रैम से उसे बाहर निकाल दिया जाता है और आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो आपका कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है कि आपने एक फंक्शन लिखा है, लेट सपोज इंट मेन के अंदर आपने एक फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन का नाम आप रखते हैं लेट सपोज, फंक्शन का नाम लेट सपोज ऐड। ठीक है, और ऐड अगर आप देखें तो ऐड के अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, पैरामीटर होंगे, एक इंट एक्स होगा लेट सपोज और एक इंट वाई है। ठीक है, ये आपका लेट्स सपोज प्रोग्राम है। तो जब आप ऐड फंक्शन कॉल करेंगे तो रैम में एक ऐड के लिए जगह एलोकेट हो जाएगी, जहां पे एक्स के अंदर 5 पड़ा होगा, वाई के अंदर 10 पड़ा होगा। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही ये पूरा प्रोग्राम रन करता है और ये रिटर्न जो है ये एग्जीक्यूट हो जाता है और ये फंक्शन ख़त्म कर लेता है अपनी एग्जीक्यूशन, तो अब क्या होगा कि रैम में से इस सारे को बाहर निकाल दिया जाएगा और रैम को खाली कर दिया जाएगा इससे। बाय द वे, अगर मैंने ऐड 2 दफ़ा कॉल किया है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब आपका पहला वाला ऐड कॉल हुआ है तो उसके एक्स में 5 पड़ा होगा और वाई में 10 पड़ा होगा और वो एग्जीक्यूशन करेगा। जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है, उसे रैम से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर अगला ऐड 3 2 वाला जो फंक्शन कॉल हुआ है, तो अब दोबारा रैम में लिखा जाएगा, एक नई ऐड के लिए जगह बनेगी, उसमें एक्स की वैल्यू 3 होगी और वाई की वैल्यू 2 होगी। तो कहने का मतलब है कि आपने अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल इस्तेमाल किया है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, तो जैसे ही उसका स्कोप खत्म होता है, उसे ऑटोमेटिकली रैम में से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ऑलराइट। डायनामिक ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि उसके लिए कितनी जगह चाहिए और कब चाहिए। ठीक है, आपका एक न्यू का फंक्शन होता है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, और न्यू इस्तेमाल करते हुए आप प्रोग्राम के दौरान स्पेसिफाई कर देते हैं कि अब मुझे इतनी जगह एलोकेट करनी। फॉर एग्जांपल आपको अरे चाहिए, तो आप न्यू ऑपरेशन इस्तेमाल करके स्पेसिफाई कर देंगे कि मुझे अरे ऑफ साइज 30 चाहिए फॉर एग्जांपल, या अरे ऑफ साइज 50 चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, रन टाइम पे ये होगा। ये जब आपने प्रोग्राम लिख रहे थे उस वक्त आप स्पेसिफाई नहीं करते कि कितनी जगह चाहिए। जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस वक्त आप स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूजर से वैल्यू ले सकते हैं सी इन करा के कि अरे का साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, और बाय द वे मैंने कहा है कि ये एलोकेशन जो है ये रन टाइम के ऊपर होती है, पर हैविंग सेड दैट आप जो है प्रोग्राम लिखते हुए जब कंपाइल टाइम थे तब भी आप स्पेसिफाई कर सकते थे। यानी आप कह सकते थे कि मुझे जो है अरे ऑफ साइज 50 चाहिए फॉर एग्जांपल, आप स्पेसिफाई कर सकते थे। पर इसका जो ज़्यादा मकसद होता है डायनामिक क्रिएशन का, वो यही होता है कि रन टाइम पे आप प्रोग्राम के अंदर डिसाइड कर रहे हो कि क्या चाहिए। यानी अगर शुरू में आपको पता था कि कितनी जगह चाहिए तो फिर आप स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना देते हैं।
ठीक है ना। ये तो मकसद ही ये है कि आपको नहीं पता कि कितनी जगह चाहिए होगी, तो इसलिए आप छोड़ देते हैं कि जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो फिर यूजर ही बता देगा कितनी जगह चाहिए। ठीक है, तो ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्या होता है कि अगर प्रोग्राम वो किसी ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया, ठीक है, यानी आपने डायनामिकली एक जगह एलोकेट की थी किसी फंक्शन के अंदर सपोज, और फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, तो अब क्या होगा कि वो जो जगह एलोकेट की थी वो वहीं पे पड़ी रहेगी। यानी हमने देखा था कि ऐड फंक्शन है, और जैसे ही ऐड फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है, वो एक्स और वाई जो है वो इससे बाहर निकल जाते हैं, वो डिलीट कर देते हैं आपका कंप्यूटर जो है रैम से। तो अगर यही एक्स और वाई आपने डायनामिकली जगह एलोकेट की होती, तो इन दैट केस ऐड की जब एग्जीक्यूशन खत्म हो गई है, तो ऐड के बाकी जितने स्टैटिक वेरी ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, पर जो डायनामिकली एलोकेट किए थे वो रैम के अंदर ही पड़े रहेंगे। ठीक है, ये रैम के अंदर ही पड़े रहेंगे। इन्हें आपको खुद ही से डिलीट करना पड़ता है, यानी आप जब तक डिलीट का फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, डिलीट का ऑपरेशन नहीं करेंगे, तब तक आपका जो डायनामिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स थे रैम के अंदर वो वहीं पे पड़े रहते हैं, चाहे उनका स्कोप खत्म हो जाए चाहे ना हो। ठीक है, अगर स्कोप खत्म हो भी गया ये पड़े रहेंगे, ऑटोमेटिकली ये रिमूव नहीं होता, ये आपको प्रोग्राम के अंदर जाके रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट देन, एक हाँ एग्जांपल देख सर। लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं मेमोरी एलोकेशन का। ठीक है, एक लेट सपोज आपने अरे क्रिएट किया है ऑफ साइज 200 है। ठीक है, इसका टाइप इंट है, इसका नाम ए है और इसका साइज 200 है। ठीक है, ये स्टैटिक डेक्लेरेशन है। स्टैटिक डेक्लेरेशन का क्या मतलब है कि आपने प्रोग्राम लिखते वक्त ही बता दिए कि ये अरे जो है ये साइज 200 का होगा, और जब उस अरे का स्कोप खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो अरे जो है रैम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यही काम अगर आपने डायनामिकली करना था तो आप क्या करेंगे, आप एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे इंट स्टार पीटीआर, यानी आप कह रहे हैं कि पीटीआर इज अ वेरिएबल जिसकी टाइप पॉइंटर टू एन इंटीजर है, यानी पीटीआर में एड्रेस पड़ा होगा, और एड्रेस किस लोकेशन का पड़ा होगा, ऐसी लोकेशन का एड्रेस होगा जहां पे इंटीजर है। फिर अगली लाइन पे आप क्या करते हैं, पीटीआर इज इक्वल टू न्यू इंट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 200, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक पॉइंटर क्रिएट करो, और वो पॉइंटर जिस जगह को पॉइंट कर रहा है, बाय द वे पॉइंटर अभी किसी भी जगह को पॉइंट नहीं कर रहा, आपको नजर आ रहा है कि हमने पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड समथिंग नहीं किया, विच मीन के पीटीआर के अंदर अभी एड्रेस नहीं पड़ा हुआ। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप कंप्यूटर को कह रहे हैं कि एक 200 इंटीजर्स की जगह एलोकेट करो, और उन 200 इंटीजर की जो स्टार्टिंग लोकेशन है उसका एड्रेस पीटीआर के अंदर कॉपी कर दो। ठीक है, यानी मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपने पीटीआर एक वेरिएबल डिक्लेयर की है जिसकी टाइप पॉइंटर टू एन इंटीजर है, और उसके अंदर किसी इंटीजर का एड्रेस पड़ा होना चाहिए। जब आप न्यू इंट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 200 लिखते हैं, तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि 200 जगह एलोकेट करो रैम के अंदर, और उन दो कंटिग्यूसली, और उस कंटिग्यूस ब्लॉक का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो एड्रेस पीटीआर के अंदर कॉपी कर दो। तो ये जो है आपने अब एक अरे डायनामिकली क्रिएट किया है। और बाय द वे यहाँ पे 200 लिखना लाजमी नहीं था, आप ये भी कर सकते थे कि इंट एक्स करें और फिर यूजर से सी इन एक्स कराएं। यूजर लेट सपोज 200 डाल देता है, और यहाँ पे 200 की बजाय आप एक्स लिखते हैं। अब क्या होगा कि यूजर ने जो भी साइज एलोकेट किया है उस साइज का आपको, यानी यूजर ने जो भी साइज स्पेसिफाई किया है उस साइज जितनी जगह एलोकेट हो जाएगी। एक बात याद रखें जो मैंने पहले भी कहा था
कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती कि int x इज इक्वल टू 200 किया, फिर आपने एक अरे क्रिएट किया और उसमें आपने जो साइज है उसमें x लिख दिया एक वेरिएबल, इसकी इजाज़त नहीं होती, ठीक है। पर हैविंग सेड दैट, इट इज़ पॉसिबल कि आप कभी प्रोग्राम लिखें उसमें ये हरकत करें और आपका प्रोग्राम जो है चल जाए, क्रैश ना करे। तो उसकी वजह क्या होती है कि कुछ कंपाइलर क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली जब इस तरीके की लाइन देखते हैं तो वो इसको अपनी तरफ से कन्वर्ट कर देते हैं आपको बताए बगैर इस लाइन में। यानी वो देखते हैं कि एक्स के अंदर क्या साइज है और वो ऑटोमेटिकली उतने साइज का एक अरे क्रिएट कर देते हैं, यानी न्यू वाली स्टेटमेंट वो डाल देते हैं, ठीक है। पर हैविंग सेड दैट, आपको मेरा मशवरा होगा कि ये कभी ना करें। अगर आपने अरे स्टैटिकली डिक्लेयर करना है तो मेक श्योर कि आप स्पेसिफाई करें कि उसका एग्जैक्ट साइज क्या है, एक नंबर डाल के, आप वेरिएबल ना डालें, क्योंकि वेरिएबल डालेंगे तो डिपेंड करते हैं, कुछ कंपाइलर जो है वो एरर दे देंगे और कुछ कंपाइलर जो है वो अपनी तरफ से उसे ट्रांसलेट कर देंगे इनटू दिस लाइन, ठीक है। पर बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होगा कि अगर उसने ट्रांसलेट ना किया तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप स्टैटिकली डिक्लेयर कर रहे हैं तो अरे डिक्लेयर करते हुए आप एग्जैक्ट वैल्यू पास करें, और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता या आपने फॉर सम रीजन वेरिएबल पास करना है यहाँ पे, तो फिर आप ये अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट, मूविंग ऑन। ठीक है, तो ये एक अभी सिंपल एग्जांपल की है, और थोड़े एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आपने एक सिंपल एक सिंगल इंटीजर जितनी जगह एलोकेट करनी है, पूरा अरे नहीं बनाना, तब भी आप डायनामिक एलोकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल क्रिएट करें ऑफ टाइप पॉइंटर, और बाय द वे ये इंटीजर होना लाजमी नहीं है, ठीक है, कोई भी टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कोई भी टाइप चलेगी। मैंने एग्जांपल इंटीजर के लिए हुए भी, ठीक है। तो आप एक इंटीजर पॉइंटर क्रिएट करें, फिर आप क्या करेंगे, p इज इक्वल टू न्यू इंट। इसका क्या मतलब है कि आपने एक जगह एलोकेट की है और उस जगह का जो एड्रेस है वो आपने p वेरिएबल के अंदर कॉपी कर दिया। और यही काम आपने अगर एक लाइन के अंदर अंदर करना है तो आप ये कर सकते हैं, int स्टार ptr इज इक्वल टू न्यू इंट, यानी एक इंटीजर की जगह एलोकेट करो और उस जगह का जो एड्रेस है वो एड्रेस p के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। और अगर आपने डिलीट करना है तो मैंने पिछली स्लाइड्स पे यही कहा था कि अगर आपने एक जगह एलोकेट की है तो अब अगर स्कोप खत्म हो गया है तो वो एलोकेटेड जगह वहीं पे रहेगी, वो रिमूव नहीं होती ऑटोमेटिकली। यानी कंपाइलर ये नहीं देखता कि ये जो जगह एलोकेट हुई थी ये अब स्कोप खत्म हो गया वेरिएबल का तो इसे रिमूव कर दो, नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आपने जगह एलोकेट की है तो अब जब तक आप उस जगह को डी एलोकेट नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, तब तक वो रैम के अंदर पड़ी रहेगी। तो डिलीट करने का तरीका क्या है, सिंपली आप डिलीट लिखें और उसके अंदर वो जो पॉइंटर है एक ऐसा पॉइंटर पास करें जिसके अंदर उस लोकेशन का एड्रेस पड़ा हुआ है। और लाजमी नहीं है कि आप पी पास करें, यानी यहाँ पे आपने पी इस्तेमाल किया था एक जगह एलोकेट करने के लिए, अब आप इसके बाद ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं कि इंट स्टार एक्स और x इक्वल टू पी कर दिया, यानी आपने एक नया पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, उसका नाम x है और वो भी p को इसी जगह को पॉइंट कर रहा है क्योंकि उसके अंदर वही एड्रेस पड़ा हुआ है जो p के अंदर पड़ा हुआ था, तो यानी दोनों एक ही जगह को पॉइंट कर रहा है। अब आप डिलीट p लिखें या डिलीट x लिखें, एक ही बात है क्योंकि x भी इसे ही पॉइंट कर रहा है। तो डिलीट x करेंगे तो बेसिकली ये जो पूरी जगह थी ये रैम से खाली हो जाएगी, यहाँ पे जो भी पड़ा हुआ है डिलीट हो जाएगा, ये जगह डी एलोकेट हो जाएगी और आपके कंपाइलर को आप इजाजत होगी कि ये जगह किसी और प्रोग्राम, किसी और वेरिएबल के लिए को असाइन कर दे बेशक। क्लास ये पॉइंट क्लियर है? तो डिलीट करने के लिए आप सीधा डिलीट लिखें
और जो भी स्टार्टिंग एड्रेस है या जो भी एड्रेस है उस वेरी जो एलोकेटेड जगह थी वो एड्रेस आप पास कर दें, दैट्स इट, वो जगह डी एलोकेट हो जाएगी। और ये करना जरूरी होता है, अगर आप ये नहीं करेंगे, लेट सपोज आपने लाखों सेल के अरे बनाई जा रहे हैं और आप डिलीट नहीं कर रहे उनको, तो जगह एलोकेट हो ही जाएगी, इवेंचुअली आपकी रैम में जगह खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मेक श्योर कि अगर आपने जगह एलोकेट की है और आपको पता है कि अब ये जगह मुझे फर्दर नहीं चाहिए, तो फिर उसे डिलीट कर दें ताकि कोई और उस जगह को इस्तेमाल कर सके। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए एक कॉमन मिस्टेक का। कॉमन मिस्टेक क्या है? लेट्स क्लास एक काम करें, इस कोड की आउटपुट लिखें। ये कोड पड़ा हुआ है, इसकी आउटपुट लिखें। चलें कागज पेंसिल निकाल लें। और मैंने आपको कहा हुआ है कि जब आप पॉइंटर में भी बात करें तो बेहतर होगा कि आप रैम बना लिया करें या डब्बे बना लिया करें ताकि आपको नजर आए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक्स के अंदर 10 पड़ा हुआ है। आपने एक एक्स पीटीआर का वेरिएबल बनाया विच इज पॉइंटेड टू इंटीजर, और अभी आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि उसमें किसका एड्रेस है। फिर आपने किया एक्स पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड एक्स, यानी यहां पे आपने A0 लिख दिया, इस जगह का एड्रेस। ठीक है, फिर आपने क्या किया, स्टार एक्स पीटीआर इज इक्वल टू 20, यानी एक्स पीटीआर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाओ और वहां पे क्या लिख दो, 20। और अब आपने क्या करना है, सी आउट स्टार एक्स पीटीआर, यानी एक्स पीटीआर में जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाओ और वहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे सी आउट करा दो, तो स्क्रीन के ऊपर 20 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है क्लास? ऑलराइट, ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक्स पीटीआर के अंदर एक एग्जिस्टिंग लोकेशन का एड्रेस पड़ा हुआ है। आगे आ जाए, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी बताएं, कोई जवाब देगा? यार क्लास आज सारे क्यों सोए हुए हैं, जाग खोलें अपनी। इसका क्या रिजल्ट होगा? इन स्टार एक्सपीटीआर इज इक्वल टू 20, सी आउट एक्सपीटी स्टार एक्सपीटीआर। स्क्रीन के ऊपर 20 लिखा हुआ आएगा कि नहीं? यस सर, 20 लिखा हुआ। ओके, अब इस चीज को रैम के थ्रू देखें। रैम में क्या हो रहा है, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसका नाम क्या है, एक्स पीटीआर, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए किसी चीज का, किसी इंटीजर का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, एक्स पीटीआर के अंदर कोई एड्रेस पड़ा हुआ है? कोई एड्रेस पड़ा हुआ है एक्स पीटीआर में? नहीं पड़ा हुआ। एक्स पीटीआर में कोई एड्रेस नहीं है। तो स्टार एक्स पीटीआर इज इक्वल टू 20 करने का मतलब है कि आप इस एड्रेस पे जाएं और वहां पे 20 लिख दें, पर यहां पे तो एड्रेस है ही कोई नहीं। समझ आई है? आपने जब पॉइंटर को इस्तेमाल करना है तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कोई एड्रेस पड़ा होना चाहिए,
यहाँ पे हमने जब पॉइंटर बनाया था तो उसमें हमने किसका एड्रेस डाला था? वेरिएबल एक्स का। यहाँ पे हमने किसका एड्रेस डाला है? किसी का भी नहीं डाला। हम एड्रेस डाला नहीं हमने एक्सपीटीआर में, और हम कह रहे हैं कि एक्सपीटीआर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वहां पे जाके 20 लिख दो। तो ये बिहेवियर ठीक नहीं होगा। यानी इट इज पॉसिबल कि एक्सपीटीआर में पहले से कोई वैल्यू पड़ी, यानी एक्सपीटीआर रैम के जिस जगह पे पड़ा हुआ है उस रैम के सेल में पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई थी एड्रेस की, पहले से कोई किसी और प्रोग्राम की या इस प्रोग्राम की कोई और पुरानी वैल्यू। तो उस अगर वैल्यू पड़ी हुई है तो वो वहां पे जाके 20 लिख देगा। पर ये बिहेवियर ठीक नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे गार्बेज पड़ी हुई है या कुछ नहीं पड़ा हुआ तो क्या होगा कि आपका स्टार एक्सपीटीआर इज इक्वल टू 20 लाइन क्या करेगी कि उस गार्बेज एड्रेस या नॉन एग्जिस्टिंग एड्रेस पे जाके वो 20 लिखने की कोशिश करेगी। तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। वो कहेगा कि यहाँ पे तो एड्रेस है ही नहीं कोई, ये तुम किस जगह पे 20 लिखने की कोशिश कर रहे हो। ये पॉइंट समझ आया? और ये एक ऐसी गलती है जो कि आप पूरा साल कर रहे होंगे। ये गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं, ये और ये बहुत बहुत कॉमन गलती है कि लोग भूल जाते हैं कि अगर आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाया है तो उसमें कोई एड्रेस भी होना चाहिए। और इस चीज को अगर ब्लॉक्स के थ्रू आपने शो करना है तो ये एक्सपीटीआर है और इसमें कोई एड्रेस नहीं पड़ा हुआ, तो ये किसी भी जगह को पॉइंट नहीं कर रहा। तो अब अगर आप 20 लिखना चाहेंगे कि जिस जगह पे पॉइंट कर रहे हैं वहां पे 20 तो पॉइंट कर ही कहीं नहीं रहा, तो 20 कहाँ पे लिखेगा? फिर आप जब सी आउट एक्सपीटीआर करना चाहेंगे तो आप किसी ऐसी जगह को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो सी आउट क्या करेंगे? ठीक है, तो इसलिए जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं मेक श्योर कि उस वेरिएबल के अंदर एड्रेस पड़ा हो, वरना आपका प्रोग्राम क्रैश कर सकता है या फिर आपका प्रोग्राम कोई ऐसा रिजल्ट दे देगा विच डजंट मेक सेंस। ठीक है, लास्ट ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सारों को? वरना पूछ ले मेरे से। यस सर। और बाकी लोग भी जवाब दें यार। ऑल राइट, लेट सपोज आपने एक अरे क्रिएट करना है, ठीक है, डायनामिकली। कैसे क्रिएट करेंगे? अच्छा, यहाँ पे एक बात रिकॉल करें कि पिछली क्लास में हमने बात की थी कि अरे का जो नाम होता है वो नाम एक्चुअली एक पॉइंटर होता है, यानी उस नाम के अंदर अरे की स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस पड़ा होता है। तो दैट मीन्स कि अरे जो है वो एक्चुअली एक पॉइंटर ही है। तो आपने अरे को क्रिएट करना है, डिलीट करना है, एक्सेस करना है, आप पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंट तरीकों से अरे क्रिएट करते हैं। स्टैटिकली तो हमने देख लिया है कि आपने अरे ऑफ साइज 100 क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे? इंट पी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 100 लिखते हैं। तो ये बेसिकली एक अरे ऑफ साइज ऑफ 100 इंटीजर आपको क्रिएट करके दे देता है। डायनामिकली अगर आपने यही काम करना है तो आप क्या करेंगे? आप एक वेरिएबल क्रिएट करें इंट स्टार पीटीआर, और एक और वेरिएबल एन है जिसके अंदर आपने वैल्यू 100 लिख दी है, यानी अरे का साइज 100 है तो आपने एन में 100 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे? p इज इक्वल टू न्यू इंट। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि एक सिंगल इंटीजर की जगह एलोकेट करो और उसका जो एड्रेस है वो वेरिएबल p के अंदर कॉपी कर दो। ये अरे नहीं है, ये सिंगल वेरिएबल है। आगे आ जाए, ये लाइन क्या कर रही है? p इज इक्वल टू न्यू इंट 100, यानी 100 सेल्स एलोकेट करो रैम में और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, स्टार्टिंग, वो एड्रेस p वेरिएबल के अंदर कॉपी कर दो। ठीक है, पर हैविंग सेड दैट अगर आपने यही काम करना था तो आप ये भी कर सकते थे। इसकी बजाय आप सिंपली ये लिख देते इंट, यानी आपको पता है कि अरे का साइज 100 ही होगा, तो आप ऐसे स्टैटिकली डिक्लेयर कर दें कि इंट p 100, यानी अरे जो है p उसका साइज 100 इंटीजर होगा। आपको डायनामिकली एलोकेट करना लाजमी नहीं था। आगे आ जाए, अगली लाइन पे आप क्या कर रहे हैं? इंट p इज इक्वल टू न्यू इंट
एन, ये जो है ये अब आपका तुक बनती है कि आप पहले यूजर से पूछ रहे हैं कि अरे का साइज कितना होना चाहिए, फिर आप न्यू इंट एन करके उतनी जगह एलोकेट कर रहे हैं और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो आप पी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आप इस तरीके की कोई लाइन लिखते हैं कि इंट पी एन, यानी एन की आपने वैल्यू यूजर से ले ली यहां पे सीन करा के, और फिर आपने क्या कहा कि एन में जितनी भी वैल्यू है उस वैल्यू के साइज का अरे बना दो, तो ये नॉर्मली ये लाइन आपको एरर दे देगी, आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं करेगा, कंपाइलर आपको बता देगा कि इस लाइन में मसला है, इसे ठीक करो। पर हैविंग सेड दैट कि ये ऐसी गलती है कि इतनी कॉमन है कि कुछ कंपाइलर क्या करते हैं कि वो फिर कहते हैं कि ठीक है यार इसने ये लिख दिया है, तो इस लाइन को कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इस दिस लाइन, यानी वो फिर उसको ऑटोमेटिकली डायनेमिक एलोकेशन वाली लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, पर हैविंग सेड दैट मैं आपको यही कहूंगा कि इस तरीके की गलती ना करें। अगर आपने डायनेमिकली एलोकेट करना है तो ये कोड इस्तेमाल करें, ये कोड इस्तेमाल करें, ये कोड इस्तेमाल करें। और अगर स्टैटिकली एलोकेट करना है तो फिर आप टाइप डिक्लेयर करें, उसका नाम डिक्लेयर करें और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एग्जैक्ट नंबर दें, कोई वेरिएबल ना पास करें। अगर वेरिएबल पास किया तो कुछ कंपाइलर्स पे एरर देगा, कुछ पे नहीं देगा, तो आप ऐसा बिहेवियर नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपने जो प्रोग्राम लिखे है वो हर सिचुएशन में ठीक रन करे। ठीक है, ऑल राइट, कोई सवाल है तो पूछ ले वरना लेट्स मूव ऑन। ऑल राइट, अब ये एक सिंपल एग्जांपल है। आपको शुरू में नहीं पता कि अरे का साइज कितना होगा, तो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट एन, फिर आप यूजर को कहते हैं सी आउट करके हाउ मेनी स्टूडेंट्स, फिर सी इन करके आप एन के अंदर एक वैल्यू रीड कर लेते हैं कि यानी यूजर आपको बताएगा कि कितने स्टूडेंट हैं मेरी क्लास में, और वो वैल्यू एन के अंदर कॉपी हो जाएगी। अब आप क्या करते हैं, इंट स्टार ग्रेड्स इज इक्वल टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट एन, यानी मैं फिर कह दूं कि आपको ये हरकत करने की इजाजत नहीं थी कि आप लिखते इंट ग्रेड्स और यहां पे आप एन पास कर दें, इसकी इजाजत नहीं है। कुछ कंपाइलर शायद ये कर दें इस चीज में ट्रांसलेट इसको ऑटोमेटिकली आपसे पूछे बगैर, पर ज्यादातर जो कंपाइलर हैं वो इस लाइन पे आपको एरर दे देंगे, और ये आप ट्राई कर लेना। कोड ब्लॉक्स में शायद आपको एरर नहीं मिलेगा, पर अगर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का या जीसीसी अगर आप इस्तेमाल करेंगे कोई और, तो वो शायद आपको एरर दे दें। ऑल राइट, ठीक है, तो ये लाइन क्या कर रही है, ये बेसिकली आपके एन में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उतने सेल्स रैम में एलोकेट करेगी, और उसमें जो पहला सेल है उस सेल का जो एड्रेस है वो ग्रेड वेरिएबल के अंदर कॉपी कर देगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक अरे बन गया जिसका साइज आपको प्रोग्राम लिखते वक्त नहीं पता था, पर जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो आपको साइज पता है इसका। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, उस अरे को एक्सेस भी करना है, तो आप इस तरह की लाइन लिखते हैं सी आउट इनपुट ग्रेड फॉर स्टूडेंट्स, यानी आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट नंबर i+1, यानी i 0 है तो आप लिख रहे हैं कि इनपुट ग्रेड फॉर स्टूडेंट 1। अगली आइटेशन में स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा इनपुट ग्रेड फॉर स्टूडेंट 2, उससे अगली आइटेशन में आएगा इनपुट ग्रेड फॉर स्टूडेंट 3, और आप फर्दर क्या लूप में कर रहे हैं, आप सीन कर रहे हैं, और आपने ग्रेड्स जो कि पॉइंटर था, पर उस पॉइंटर को हमने पिछली क्लास में क्या बात की थी कि पॉइंटर का नाम जो होता है उसको आप चाहे आप उसको अरे वाली सिंटैक्स, यानी इस फॉर्म में आप किसी पॉइंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि आप ये भी कर सकते हैं, या तो ये चीज कर लें, ठीक है, जहां पे हमने पॉइंटर अरिथमेटिक की बात की थी कि वो आप i+1 फॉर एग्जांपल करके
उसको डीएलोकेट कर दें यूजिंग स्टार ऑपरेटर। पर उसकी मैं डिटेल में अब नहीं जाना चाहता क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप पिछली स्लाइड देख लेना, उसमें हमने बताया था कि एक पॉइंटर को आप कैसे अरे वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हैं और कैसे i+1 वगैरह करके ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर खैर आई थिंक ये कंफ्यूजिंग हो गया, माय बैड। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपका जो पॉइंटर का नाम था उसको आप एज अरे नेम इस्तेमाल कर लें। अब इसका जो पहला सेल है, पहली आइट्रेशन में उस सेल पे वैल्यू सीन कराई जाएगी, जो अगली आइट्रेशन है उसमें दूसरे सेल में वैल्यू सीन कराई जाएगी, जो तीसरी आइट्रेशन है उसमें तीसरे सेल में, और फिर एन की जो वैल्यू है लूप उतनी दफ़ा चलेगा और उस अरे के हर सेल में बारी बारी वैल्यू जो है वो कॉपी करी जाएगा। ठीक है, और अब आपने अगर डिस्प्ले करना है तो आप सिंपली एक और लूप लिख लें बेशक, और आप सी आउट करा दें ग्रेड्स आई, यानी आई 0 से लेके एन तक चलेगा और इस अरे में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है सेल बाय सेल आप उस सारे को स्क्रीन पे सी आउट करवा देंगे। ठीक है, तो मेरा मकसद इस एग्जांपल में क्या था कि आप लोगों को नजर आ जाए कि अरे जो है स्टैटिकली डिक्लेयर करना लाजमी नहीं है, आप डायनामिकली रन टाइम पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि अरे का साइज क्या होना चाहिए, और उस अरे को आप किसी भी नॉर्मल अरे की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। आपको कोई अनोखी चीज नहीं करनी पड़ेगी, जो नॉर्मल अरे सिंटैक्स था ठीक है वही इस्तेमाल करते हुए आप अरे को रीड भी कर सकते हैं, अरे में राइट भी कर सकते हैं। क्लास एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट, एक और एग्जांपल है, लेट सपोज आप दो अरेज की वैल्यू जो है उसको कॉपी करना चाहते हैं। एक अरे की आपने कॉपी बनानी है, ठीक है आपने इंट ए 10 किया और स्टार बी किया, यानी आपने एक अरे बनाया स्टैटिकली जिसका साइज 10 है, ठीक है, और बी आपने अभी एक पॉइंटर बनाया है, आया वो अरे होगा कि नहीं पता नहीं। अगली लाइन पे आप क्या कर रहे हैं, आपने उस अरे के अंदर जो अरे ए है उसके अंदर आपने वैल्यूज राइट कर दी है 10 वैल्यूज। पहले सेल में वैल्यू 0 आएगी, अगले सेल में वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सारी वैल्यूज आपने सेल के अंदर लिख दी है। अब आप क्या करते हैं, b इज इक्वल टू a। इसका क्या मतलब है कि b इज ऑल्सो पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेम अरे। यानी लेट्स सपोज ये आपका अरे है, लेट्स सपोज ये आपका अरे है, a जो है इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ दिस अरे। जब आपने b इज इक्वल टू a किया है, लेट्स सपोज ये a 0 था, हमने पिछली क्लास में बात की थी कि अरे का जो नाम होता है वो एक्चुअली एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा होता है। तो जब आपने b इज इक्वल टू ए किया है तो उसका मतलब है कि आपने एक नया वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर आपने वो वैल्यू लिखी है जो कि ए में पड़ी हुई थी, विच इज a0। तो यानी b भी इसे ही पॉइंट कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर है क्लास? और प्रॉब्लम काम क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही अरे रैम में पड़ा हुआ है। तो अगर आप ए के थ्रू अगर आप ये करते हैं a 0 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप b 0 को अगर एक्सी आउट कराते हैं तो b 0 भी इसी जगह को पॉइंट कर रहा है, तो बेसिकली स्क्रीन पे 10 ही लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऐसा ये दो कॉपीज नहीं बनी। मेरा पॉइंट समझ आया है कि अरे के अंदर रैम के अंदर एक ही अरे पड़ा हुआ है और ए और बी दोनों उसी अरे को पॉइंट कर रहे हैं। एज सच ये नहीं हुआ कि आपकी रैम के अंदर दो अरे की कॉपीज पड़ी हुई हैं। वो कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या है, वही कोड लें। सबसे पहले आपने एक स्टैटिकली अरे बनाया और उसके अंदर आपने 10 वैल्यूज कॉपी कर दी।
अब आप चाहते हैं कि रैम के अंदर एक नया अरे बने जो कि पुराने वाले अरे की एग्जैक्ट कॉपी हो। तो आप क्या करेंगे, b इज इक्वल टू न्यू इंट 10, यानी रैम के अंदर शुरू में लेट्स सपोज ये 10 सेल्स एलोकेटेड थे, अब आपने न्यू इंट 10 किया है तो 10 और सेल एलोकेट हो गए हैं। इसका स्टार्टिंग एड्रेस लेट्स सपोज A0 था, इसका स्टार्टिंग एड्रेस लेट्स सपोज B0 है। अब आपने कॉपी करनी है वैल्यूज, तो आप क्या करेंगे, b स्क्वायर ब्रैकेट i इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट i लूप के अंदर, यानी जो 0th एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगला सेल जो है सेल में जो वैल्यू थी वो आगे कॉपी होगी, फिर उससे अगले सेल में वैल्यू थी वो इसके आगे कॉपी होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी आप कर क्या रहे हैं कि एक अरे तो आपने स्टैटिकली क्रिएट किया, फिर उसी साइज का आपने एक नया अरे बनाया डायनेमिकली, ठीक है। अब जो नया अरे है उसकी सेल बाय सेल एक एक वैल्यू को आप कॉपी कर रहे हैं। पहले सेल में आपने ए की पहली वैल्यू डाली, दूसरे सेल में आपने ए की दूसरी वैल्यू डाली, तीसरे सेल में आपने ए की तीसरी वैल्यू डाली, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपने दो अरे क्रिएट किए और ए इज इक्वल टू बी कर दिए फॉर एग्जांपल, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे के पूरे बी में जो वैल्यूज थी वो सारी ए के अंदर कॉपीज होंगी, नहीं। ए इज इक्वल टू बी का मतलब है कि ए जो है वो भी बी के स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, विच इज नॉट व्हाट वी वांट। हम क्या चाहते हैं कि जो दूसरा अरे है उसके अंदर जो भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी वन बाय वन कॉपी हो जाए। यानी ये चीज मैं एक दोबारा पॉइंट क्लियर आपको करना चाहता हूँ, इसे मैं दोबारा बनाता हूँ। लेट सपोज रैम के अंदर ये एक अरे पड़ा हुआ है, ये अरे कौन सा है, लेट सपोज ये अरे ए है, और ये दूसरा रैम में अरे एलोकेट हुआ है वो अरे बी है, ठीक है। एक लेट्स सपोज इसका एड्रेस स्टार्टिंग A0 है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस B0 है, ठीक है। अब ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, A0, बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, B0। अब देखें, आपने अगर कॉपी करनी है वैल्यूज वन बाय वन तो आपको ये लिखना पड़ेगा, यानी लूप में जाके आप अरे ए के पहले सेल की वैल्यू अरे बी के पहले सेल में कॉपी करें, फिर अरे ए की दूसरी वैल्यू अरे बी के दूसरे सेल में कॉपी करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी सेल्स हैं। शुरू में प्रोग्रामर जो होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, तो आप लोग क्या गलती करेंगे जो बहुत कॉमन है, वो गलती ये है, आप करेंगे बी इज इक्वल टू ए। बी इज इक्वल टू ए का क्या मतलब है, बी इज इक्वल टू ए का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि बी के अंदर जो है वो वैल्यू लिख दो जो कि ए के अंदर पड़ी हुई है, विच इज A0। तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ए भी इसी अरे को पॉइंट कर रहा है, बी भी इसी अरे को पॉइंट कर रहा है, और ये जो अरे था ये तो गायब हो गया, ये तो रैम में पड़ा हुआ है पर इसका एड्रेस घूम गया। अब आप बी के थ्रू कोई चेंज करेंगे तो वो भी इसी अरे में होगी, और ए के थ्रू चेंज करेंगे तो वो भी इसी अरे में होगी। इस अरे का तो आपने जो है वो छोड़ ही दिया ना, इसका एड्रेस किसके पास गया है, वो बी में पड़ा हुआ था वो आपने A0 कर दिया है, तो अब इसका एड्रेस कहाँ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि अगर आपने कॉपी बनानी है तो वन बाय वन आपको वैल्यूज कॉपी करनी पड़ती है अरे में, ठीक है। जो सिंगल वैल्यू होती थी यानी इंट x इक्वल टू 5 और इंट y इक्वल टू x, तो उसमें एक वैल्यू दूसरे में कॉपी हो जाती है। और जब आप एक अरे में दूसरे अरे को कॉपी करना चाहते हैं तो आप b इज इक्वल टू a नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, वो a का स्टार्टिंग एड्रेस b के अंदर डाल देगा। आप ये नहीं चाहते, आपने अगर अरे कॉपी करना है तो आप चाहते हैं कि जो a की सारी वैल्यूज हैं वो वन बाय वन b के अंदर कॉपी हो जाए, ठीक है। और यही काम आपने अगर दूसरे तरीके से करना था तो ये भी ठीक था कि आपने यानी अगर स्टैटिकली सारा काम करना है तो आप ये भी कर सकते थे कि इंट अरे भी आपने स्टैटिकली क्रिएट किया और बी अरे भी आपने स्टैटिकली क्रिएट किया, और लूप के अंदर आपने क्या किया है,
स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट आई। यानी ये जो मैंने आपको अरे कॉपी करने का तरीका बताया है वो सिर्फ डायनामिक अरे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो स्टैटिक अरे के कॉन्टेक्स्ट में भी चलता है। यानी कोई भी आपने अरे कॉपी करना है किसी और अरे में तो आपको 1 बाय 1 एक एक वैल्यू कॉपी करनी पड़ती है। ये की पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक अरे की वैल्यू दूसरे में कॉपी करनी है तो 1 बाय 1 एक एक सेल की वैल्यू आपको कॉपी करनी पड़ती है। ठीक है, काफी टाइम लगे, कोई सवाल है तो पूछ लें इस पे, वरना पे लेट्स मूव ऑन, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पूछ ले, क्लास कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो पूछ लें। ऑलराइट। अब अरे को अगर आपने डिलीट करना है तो उसका क्या तरीका होता है? ठीक है, नॉर्मल डिलीट का क्या तरीका था? आपने जगह डी एलोकेट करनी है तो आप क्या करेंगे, आपका जो भी पॉइंटर है आप डिलीट लिखें और उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिख दें बस। तो वो पॉइंटर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जो भी जगह एलोकेटेड थी वो डी एलोकेट हो जाती है। पर ये उस केस में वर्क करता है जब आपकी सिर्फ एक ही वैल्यू है। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू है तो आप डिलीट और पॉइंटर का नाम लिखते हैं। अगर आपने पूरे अरे को डिलीट करना है तो उसका क्या तरीका होता है, आप स्पेसिफाई करते हैं डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट और पॉइंटर जो अरे का नाम था या पॉइंटर का जो नाम था। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली क्या बता रहा है कि पीटीआर वेरिएबल जो है जिस स्टार्टिंग लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली स्टार्टिंग लोकेशन है एक पूरे अरे की। तो तुमने सिर्फ पहली लोकेशन को डी एलोकेट नहीं करना, वो पूरे अरे को जो जगह एलोकेटेड थी वो सारी की सारी जगह जो है डी एलोकेट कर देनी है। ठीक है, यानी मैं फिर रिपीट कर दूं, पीटीआर के अंदर एक एड्रेस पड़ा हुआ है लोकेशन का, या तो वो एक लोकेशन का एड्रेस है या एक पूरे अरे की स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस है। तो जब आप डिलीट पीटीआर करते हैं तो वो एक लोकेशन जो होती है वो डी एलोकेट हो जाती है। डी एलोकेट का मतलब है कि आप कंप्यूटर को कह रहे हैं कि ये रैम के जो सेल है ये आप किसी और के इस्तेमाल में आ सकता है, मुझे अब नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट पीटीआर का मतलब है कि पहली जो सेल था उसके बाद जो बाकी सेल थे जो पूरा का पूरा अरे था उस सारे को डी एलोकेट कर दो। यानी 200 इंटीजर का अगर अरे था तो वो 200 के 200 सेल डी एलोकेट कर दो, वो अब मुझे नहीं चाहिए, वो आप कोई और इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो याद रखें सिंगल लोकेशन एलोकेट की थी तो आप डिलीट पीटीआर करेंगे, और अगर एक पूरा सेल यानी मल्टीपल लोकेशन एलोकेट की थी, पूरा अरे डिलीट करना है तो फिर आप डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट पीटीआर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि सिंगल और मल्टीपल वैल्यूज को अगर आपने कैसे डिलीट करना है। फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हैं जो कि आप गलती कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम होती है, बड़ी मशहूर पॉइंटर की प्रॉब्लम है, विच इज द डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम। डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है कि लेट सपोज ए जो है आपका एक अरे बना हुआ है। अब आपने क्या किया है, इंट स्टार बी इज इक्वल टू ए, यानी बी जो है वो भी इसी अरे को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, लेट्स सपोज आपने किया डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट ए, यानी आपने क्या किया जो पूरा अरे एलोकेटेड था इस सारे को डी एलोकेट कर दो। ठीक है, मसला क्या है, मसला ये है कि आपके प्रोग्राम में ए जो है एलोकेटेड था जिसे आपने डी एलोकेट कर दिया, डिलीट कर दिया, पर बी जो है वो भी उसे ही पॉइंट कर रहा था ना। अब अगर आप बी पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए कोई वैल्यू राइट करना चाहेंगे, यानी आप कहते हैं कि पहले सेल पे जाके 1 लिख दो, तो मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि बी जिस जगह को पॉइंट कर रहा है वो तो आपने ऑलरेडी डी एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके प्रोग्राम में मल्टीपल पॉइंटर्स हैं जो कि एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं, और आपने एक पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए उस जगह को डी एलोकेट कर दिया है और बाकी पॉइंटर्स को नहीं बताया कि ये जगह डी एलोकेट हो चुकी है, तो अब आप किसी और पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए उसी जगह को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना होता है एज अ प्रोग्रामर कि आपके प्रोग्राम में अगर मल्टीपल पॉइंटर्स हैं जो कि एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं और एक सेल जो है एक पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए आपने उस जगह को डीएलोकेट कर दिया है, तो फिर मेक श्योर कि बाकी पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए आप उस जगह को दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश ना करें। अगर आपने डीएलोकेट कर दिया तो फिर किसी और पॉइंटर के थ्रू आप उसे एक्सेस करने की कोशिश ना करें। ठीक है, अगर किया तो वो आपका क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए पॉइंटर जो है वो इस्तेमाल करना कंफ्यूजिंग होता है, यानी आपका प्रोग्राम पॉइंटर आपको बड़ी पावर देते हैं कि आप एड्रेस की हद तक जा सकते हैं, आप एक एक सेल की लोकेशन में जाके रीड राइट कर सकते हैं। काफ़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट है, पर इसमें गलती के इम्कानात भी बहुत हैं। यानी एक पॉइंटर किसी जगह पे पॉइंट कर रहा है, आप समझ रहे हैं किसी और को पॉइंट कर रहा था, और आप उससे एक्सेस करके कोई वैल्यू राइट कर दें तो आपका प्रोग्राम उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा जो आप चाहते थे। यहाँ पे जैसे मैंने डैंगलिंग पॉइंटर की बात की कि अगर आपने एक पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए जगह को डीएलोकेट कर दिया है, अब किसी और पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए आप उसी जगह को दोबारा एक्सेस करना चाहेंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है, तो ये एक मसला है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? मेमोरी लीक प्रॉब्लम। मेमोरी लीक क्या होता है कि लेट सपोज आपने एक अरे क्रिएट किया यूजिंग पॉइंटर ए, और वो पॉइंटर ए उस अरे को के स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अब अगर आपने गलती से उसे डी एलोकेट किए बगैर आपने ये काम कर दिया है कि ए इज इक्वल टू न्यू इंट 5, या फिर आपने कोई इस तरह की चीज कर दी कि ए इज इक्वल टू बी और बी के अंदर कोई और अरे का एड्रेस पड़ा हुआ था, तो अब क्या होगा? ए वुड पॉइंट टू दैट न्यू लोकेशन, ठीक है, और ये जो अरे था इसका एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ था? ए के अंदर पड़ा हुआ था। तो वो तो अब आपने ओवरराइड करके यहाँ पे पॉइंट करा दिया है। तो अब होगा क्या कि ये जगह एलोकेटेड है रैम के अंदर, पर इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो अब अगर आप इस वाले अरे को एक्सेस करना चाहेंगे या इस वाले अरे को आप डिलीट करना चाहेंगे तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस आपके पास पड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आप कैसे एक्सेस करेंगे? अब आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। अब वो मेमोरी जो है वो जगह ज़ाया जा रही है। अब जब तक आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता तब तक ये रैम के अंदर जगह पड़ी रहेगी। अब जब पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तब जो है आपका कंप्यूटर देखेगा कि इस प्रोग्राम ने कौन कौन सी जगह ली थी, उस सारी जगह को खाली कर देगा। पर जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है तब तक रैम के अंदर ये चीज़ पड़ी हुई है और ये जगह ज़ाया जा रही है। ठीक है, 5 का अगर अरे बनाए तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, पर अगर आपका अरे है जो कि 1 लाख सेल का था और वो आपने डीएलोकेट नहीं किया और उसकी जो स्टार्टिंग एड्रेस था वो भी अब आपको गुम गया, आपको नहीं पता अब किधर है, तो दैट मीन कि अब वो रैम के अंदर 1 लाख सेल जो है वो पड़े हुए हैं और वो इस्तेमाल भी नहीं हो रहे हैं, वो बिला वजह की जगह ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, क्लास के पॉइंट क्लियर हो गया? मेमोरी लीक और डैंगलिंग पॉइंटर की समझ आ गई है कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो मेरे से पूछ के क्लियर कर लें। ऑलराइट देन, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है क्लास डायनामिक 2D अरे का। हमने शुरू में बात क्या की थी कि अगर आप स्टैटिकली अरे क्रिएट करते हैं तो इसमें मसला क्या है कि हर रो में उतने ही कॉलम्स होंगे। आप ये नहीं कर सकते कि पहले रो में 10 कॉलम हो, दूसरे रो में 5 कॉलम हो, तीसरे रो में 3 कॉलम हो, ऐसे नहीं है। आप देखते हैं कि मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं, फिर हर रो को उतने कॉलम ही असाइन होते हैं, और ये जो है बहुत वेस्टफुल है। यानी अगर किसी रो में आपको सिर्फ एक कॉलम ही चाहिए था तो जबरदस्ती उस रो में भी आपको 10 कॉलम ही मिलेंगे। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? आप एक 2D अरे बनाएं यूजिंग पॉइंटर्स, और यहां पे देखें सिंटैक्स इंट स्टार स्टार टेबल। इंट स्टार स्टार टेबल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टेबल इज अ वेरिएबल जिसमें एड्रेस पड़ा हुआ है एक ऐसी लोकेशन का जिसमें एड्रेस पड़ा हुआ है किसी ऐसी लोकेशन का जहां पे इंटीजर पड़ा हुआ है। समझ आई है? अभी तक जो हमने पॉइंटर किए थे उसमें क्या था? उसमें था इंट
स्टार लेट्स सपोज पी, उसका क्या मतलब है कि पी एक वेरिएबल है जिसमें एड्रेस पड़ा हुआ है किसी जगह का जहां पे इंटीजर पड़ा हुआ है। इंट स्टार स्टार टेबल का क्या मतलब है कि टेबल एक वेरिएबल है जिसमें एड्रेस पड़ा हुआ है ऐसी जगह का जहां पे एड्रेस पड़ा हुआ है ऐसी जगह का जहां पे इंटीजर पड़ा हुआ है। इंट स्टार 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 टेबल करूं तो उसका क्या मतलब है? इंट स्टार 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 टेबल, इसका मतलब है कि टेबल के अंदर एक एड्रेस पड़ा हुआ है किसका, एक ऐसी लोकेशन का जिसमें एड्रेस पड़ा हुआ है किसी ऐसी लोकेशन का जिसमें एड्रेस पड़ा हुआ है किसी ऐसी लोकेशन का जहां पे इंटीजर पड़ा हुआ है। ये चीज समझ आई है कि आपका स्टार जो है वो बेसिकली बताता है कि कितने लेवल्स ऑफ इनडायरेक्शन होंगे। सिर्फ एक इंट स्टार टेबल है उसका मतलब है कि टेबल के अंदर एड्रेस है ऐसी लोकेशन का जहां पे इंटीजर है। इंट स्टार स्टार टेबल, टेबल में एक ऐसा एड्रेस है उस लोकेशन का जहां पे एड्रेस पड़ा हुआ है उस लोकेशन का जहां पे इंटीजर पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये मल्टीपल आपके लेवल्स हो सकते हैं इन डायरेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि टेबल के अंदर जो है एड्रेस पड़ा हुआ है ऐसी लोकेशन का जहां पे एड्रेस पड़ा हुआ है किसी इंटीजर लोकेशन का। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, ये कोड देखें क्लास, जहां पे आपने लिखा है टेबल इज इक्वल टू न्यू इंट स्टार स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 6। इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि 6 सेल्स एलोकेट करो, छह सेल्स एलोकेट करो और उन सेल्स की टाइप क्या है, इंट स्टार, यानी इन सेल्स की टाइप क्या है, इंट स्टार है, यानी दीज सेल्स आर पॉइंटिंग टू अनदर इंटीजर। पीछे जो हमने एग्जांपल किया था उसमें क्या था यहां पे हमने किया था न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट 5, यानी 5 इंटीजर्स का अरे बनाना है। यहां पे हम कहने न्यू इंट स्टार स्क्वायर ब्रैकेट 6, यानी 6 इंटीजर पॉइंटर्स का हमने अरे बनाना है। ठीक है, आगे आ जाए, अगली लाइन पे क्या हो रहा है, टेबल 0 इज इक्वल टू न्यू इंट 4, यानी यहां पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस किस चीज का है, एक ऐसी लोकेशन का जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है एक ऐसे अरे का जिसके अंदर 4 सेल होंगे। टेबल 1 इज इक्वल टू न्यू इंट 7, यानी जो अगला एड्रेस है उस अगली जो लोकेशन है उसमें एड्रेस किस चीज का पड़ा हुआ है, एक ऐसे अरे का स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा हुआ है जिसके अंदर 7 सेल्स हैं। ठीक है क्लास, ये पॉइंट समझ आया है? तो अब इस डायग्राम पे आ जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टेबल है, उस टेबल में टेबल एक इंटीजर पॉइंटर अरे का जो पहला लोकेशन है उसका एड्रेस है, और जब आपने ये न्यू किया है तो जो पहला सेल था वो एक ऐसे अरे को पॉइंट कर रहा है जिसमें 4 इंटीजर हैं। अगली लाइन क्या कर रही है कि अगले सेल में एक ऐसा एड्रेस पड़ा हुआ है जो कि ऐसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पे 7 इंटीजर पड़े हुए हैं। अगली लाइन क्या कर रही है कि यहाँ पे एक ऐसा एड्रेस लिख रही है उस लोकेशन का जहां पे सिर्फ एक सेल पड़ा हुआ है। अगला जो है वो ऐसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पे 3 सेल पड़े हुए हैं। अगला सेल उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पे 2 इंटीजर पड़े हुए हैं। और टेबल 5 इज इक्वल टू नल किया है, इसका क्या मतलब है कि टेबल 5 को आपने अभी कोई जगह, टेबल 5 जो है इसमें अभी कोई एड्रेस नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, यानी टेबल 5 जो है किसी अरे को पॉइंट नहीं कर रहा। अब आपने इसी तरीके से एक अरे क्रिएट किया था तो उसे अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस करेंगे, नॉर्मल तरीके है क्लास। ठीक है, ये कोड है, आपने एक
टू डायमेंशनल अरे है तो आपको 2 स्टार चाहिए। पहले आप एक अरे क्रिएट करते हैं। वो अरे किस चीज़ का अरे है? रैम के अंदर। वो अरे बेसिकली है 6 पॉइंटर्स का। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, टेबल 0 इज इक्वल टू न्यू इंट, यानी यहाँ पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है वहां पे आपने 3 सेल एलोकेट किए हैं। अगला जो है टेबल 1 इज इक्वल टू न्यू इंट 1, यहाँ पे आपने सिर्फ 1 सेल एलोकेट किया है। टेबल 2 इज इक्वल टू न्यू इंट 5, यहाँ पे आपने 5 सेल एलोकेट किया है। ठीक है, और इस तरीके से आपने बेसिकली इंसानों के लिए जगह एलोकेट कर दी होगी। जगह कम है तो मैं सारे नहीं ड्रॉ कर रहा। अब जब आप टेबल 0 0 इज इक्वल टू 1 करते हैं तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि यहां से आओ, यहां से यहां पे आओ, और यहां पे जो पहला सेल है वहां पे 1 लिख दो। टेबल 0 1 इज इक्वल टू 2, यानी यहां पे आओ, यहां से यहां पे आओ, यहां पे जो दूसरा सेल है वहां पे 2 लिख दो। यहाँ पे है टेबल 1 0 इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे आओ, वहां पे जो पहला सेल है वहां पे 4 लिख दो। अगला एग्जांपल, टेबल 2 0 इज इक्वल टू 5, यानी यहाँ पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे आओ, वहां पे जो पहला एड्रेस है, वहां पहली जो लोकेशन है, पहला सेल है, वहां पे 5 लिख दो। अगली जो लोकेशन है उस पे 6 लिख दो, उससे अगली लोकेशन पे 7 लिख दो, उससे अगली पे 8 लिख दो, और उससे अगली पे 9 लिख दो। ठीक है क्लास, तो कहने का मकसद क्या था कि अगर आपने एक 2 डायमेंशनल अरे बनाना है तो हमने स्टैटिकली तो वो क्रिएट किए थे, अब हमने डायनामिकली भी क्रिएट कर दिया है। पहले हमने बताया कि कितने रोज होंगे, वो हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने बताया कि 1 बाय 1 के हर रो के अंदर कितने कॉलम होंगे। पहली रो में 4 कॉलम है, दूसरी रो में 7 कॉलम है, तीसरी रो में 1 कॉलम है, चौथी रो में 3 कॉलम है, पांचवी रो में 2 कॉलम है, छठवीं रो जो है उसके अंदर कोई कॉलम नहीं है, उसे हमने कोई जगह एलोकेट नहीं की। और यहाँ पे फिर आपने एक चीज का ध्यान रखना होता है कि अगर आपने ये कर दिया, इस तरह की कोई लाइन लिख दी डिलीट, अगर आपने ये लिखा डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट टेबल, तो अब क्या होगा, टेबल जिस जगह को पॉइंट कर रहे हैं ये सारी जगह जो है ये डी एलोकेट हो जाएगी, रैम से निकल जाएगी। पर मसला क्या है, मसला ये है कि आपने इस जगह को डी एलोकेट नहीं किया, आपने इस जगह को डी एलोकेट नहीं किया, इसको डी एलोकेट नहीं किया, इसको डी एलोकेट नहीं किया, इसको डी एलोकेट नहीं किया। तो ये जो है ये सारे रैम के अंदर पड़े हुए हैं, और इनको एक्सेस करने के लिए एड्रेस थे वो इस जगह पे पड़े हुए थे, तो ये तो आपने सारा डी एलोकेट कर दिया है। तो यानी ये मेमोरी लीक हो गई है कि रैम के अंदर अब बहुत ज़्यादा जगह एलोकेटेड है जिसे आप डी एलोकेट नहीं कर सकते। तो इस गलती से बचने का तरीका क्या होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप एक लूप रन करते हैं, उस लूप के अंदर आप डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट और टेबल आए का क्या मतलब है कि ये जो आपने टेबल बनाया हुआ था, पहला सेल किसी को पॉइंट कर रहा है, दूसरा सेल किसी को पॉइंट कर रहा है, तीसरा सेल किसी को पॉइंट कर रहा है, तो अब आप क्या कह रहे हैं कि पहला सेल जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उस सारे को डी एलोकेट करो, अगली आइट्रेशन में दूसरा सेल जिस जगह को पॉइंट कर रहा था उस सारे को डी एलोकेट करो, फिर तीसरा सेल जिस अरे को पॉइंट कर रहा है उस सारे सेल को डी एलोकेट कर दो। तो वो जो सारे सेल अरेज आपने डी एलोकेट कर दिए हैं उसके एंड पे आप क्या करेंगे, डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट टेबल, यानी कि अब जो है अब आप इस टेबल को भी डी एलोकेट कर सकते हैं, अब इसका कोई हमें फायदा नहीं रहा। ठीक है, तो फिर मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपने एक अरे क्रिएट किया है जिसमें हर सेल जो है किसी दूसरे अरे को पॉइंट कर रहा है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि पहले वो जो दूसरे अरेज को पॉइंट किया जा रहा है पहले उन अरेज को डिलीट करें, उनके एंड पे फिर आप इस अरे को डिलीट कर दें। यानी जो भी 2 डायमेंशनल अरे आपने डायनेमिकली एलोकेट किया है, आप पहले एक एक रो को डिलीट करेंगे,
उसके बाद जो है फिर आप जो आपका मेन था उसको डिलीट कर दें। एनी क्वेश्चन? ठीक है, और आखिरी पॉइंट आज का क्या है? ठीक है, मैं सोच रहा था कि ये चीज इंक्लूड करूं कि ना करूं। आइडियली आई वुड वांट कि ये पॉइंट जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स में आपको कराया जाए। ठीक है, पर यूजुअली टीचर नहीं कराते तो मैं फिर यहीं पे कवर करूं कि इन केस आपसे कभी इंटरव्यू में कोई सवाल पूछे तो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है कि आप जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो आपका कंपाइलर जो है वो दो किस्म की रैम में जगह एलोकेट करता है। एक जगह को वो हीप कहता है और एक जगह को वो स्टैक कहता है। कॉल स्टैक की हमने बात की थी कि कॉल स्टैक क्या होता है, आप ये वही समझ लें। ठीक है, ये कॉल स्टैक ही समझ लें। तो होगा क्या कि स्टैक में क्या होता है, रैम का एक ऐसा जगह है जहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल जो कि फंक्शन ने क्रिएट किए हैं या जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। यानी आपकी एक टेम्परेरी स्टोरेज है, आपकी जब भी टास्क कंप्लीट हो जाती है उस वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल को वहां से रिमूव कर दिया जाता है। यानी एग्जांपल ले लें कि आपने जो फंक्शन क्रिएट किया था तो वो फंक्शन स्टैक के ऊपर आ जाता है। आपके जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो भी उस टैग के अंदर आ जाते हैं। आपके जो रेफरेंस वेरिएबल हैं वो भी उस टैग के अंदर आ जाते हैं। आपके जो स्टैटिकली क्रिएटेड अरे थे वो भी उस टैग के अंदर आ जाएंगे। यानी रैम की वो जगह, यानी फॉर एग्जांपल आपने अगर इंट एक्स किया है तो वो यहां पे आएगा। अगर आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है इंट ऐड फंक्शन क्रिएट किया है तो वो भी यहां पे ऐड का फंक्शन पड़ा होगा। कोई आपने अरे डिक्लेयर किया है इंट एक्स 10 तो वो 10 जगह जो है वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये स्टैक है। हीप ऑन दी अदर एंड क्या होता है, एक मेमोरी की जगह जहाँ पे डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं। हीप जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज नहीं होती। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है कि अगर आपके वेरिएबल का स्कोप खत्म हो गया है तो हीप के अंदर जो जगह एलोकेटेड थी वो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगी। वो आपको डिलीट का ऑपरेशनल कॉल करके उसे डिलीट करना पड़ता है। जो मैं पीछे कह रहा था ना कि अगर आपने डिलीट नहीं किया तो वो फिर रैम के अंदर पड़ा ही रह जाएगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए जब किसी वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाता है और आपको पता है कि अब इस प्रोग्राम के अंदर ये नहीं चाहिए तो फिर आप डिलीट करके उस जगह को एलोकेट करते हैं। और हीप के अंदर क्या आ जाता है कि आपने जो भी जगह पॉइंटर के थ्रू एलोकेट की थी डायनेमिकली, फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल क्रिएट किया था या आपने कोई अरे क्रिएट किया था जो आज के पूरे लेक्चर में हमने किया है। आज के लेक्चर में हमने जो 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 टाइप्स बनाई हैं वो सारी की सारी हीप के ऊपर एलोकेट होती हैं। रैम के हीप वाले हिस्से में वो स्टोर होंगी। इसके अलावा जो ग्लोबल वेरिएबल है वो भी हीप में आ जाता है। यानी आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया है, यानी ऐसा वेरिएबल जो कि इंट मेन के अंदर नहीं है या किसी और फंक्शन के अंदर नहीं है, वो इन सारे फंक्शन के बाहर किसी फाइल के अंदर डिक्लेयर किया है तो वो ग्लोबल वेरिएबल है और सारे के सारे फंक्शन उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वो भी आप हीप के अंदर स्टोर कर देते हैं ताकि जो भी फंक्शन है वो उसे एक्सेस कर सके। ठीक है, स्टैक में क्या होता है, स्टैक में ये होता है कि हर फंक्शन सिर्फ स्टैक के उस हिस्से को एक्सेस कर सकता है जो कि उसका अपना था। किसी और फंक्शन के स्टैक वाली मेमोरी को वो एक्सेस नहीं कर सकता। पर हीप में ये होता है कि हीप में जो भी मेमोरी एलोकेटेड है तो जो भी फंक्शन है वो हीप के सेल्स को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें इजाजत होती है। ठीक है, और ये बात याद रखें कि हीप के अंदर अगर आपने कोई जगह एलोकेट की थी और उसे आप डिलीट करना भूल गए हैं तो अब जब तक आपका प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, पूरे का पूरा प्रोग्राम यानी शट डाउन नहीं होगा, एग्जिट नहीं करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, तब तक हीप के अंदर वो जगह एलोकेटेड ही रहेगी। तो या तो आप डिलीट करें या फिर अपने प्रोग्राम को खत्म करें ताकि रैम की वो जगह खाली हो सके।
ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट देन फिर ठीक है, आज का लेक्चर खत्म हो गया, बाकी फिर अगले सेशन में इंशाल्लाह बात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके।